करने के लिए सबसे पहले थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे चेंज हो, जिसमें एक शब्द आता है इंटरेक्शन बिटवीन फैकल्टी एंड स्टाफ एंड स्टूडेंट। मैंने 3 चीज मानी, एक फैकल्टी मानी, एक हमारे कॉलेज का जो स्टाफ है वो माना, एक हमने स्टूडेंट माना। मेरा इंटरेक्शन ही नहीं है ना, मैं आपके विरोध ही नहीं कर सकता। इसके बीच में दीवार खड़ी है जो इनविजिबल है। अब आपको मैनेजमेंट से कोई चीज मांगनी है तो परेशानी है, प्रिंसिपल को कहना है तो परेशानी है, स्टूडेंट को डाउट है तो परेशानी है। सीमा जी, मेरे को आपको लगता है कि मैं सही ट्रैक पे तो चल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप, बिल्कुल खुलकर बोलिए। तो जो इम्प्रूव करना है, एक जो दीवार खड़ी है उसे कैसे तोड़ा जाए। देखिए, एक बात तो पक्की है कि जो मेरे कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ रहा है वो भी एडल्ट एज ग्रुप का है, तो सोचने समझने की क्षमता तो उसकी अच्छी है। जैसे एक डिफरेंस मैं अपने और अपने बच्चों में देखता हूँ कि वो मेरे से फास्ट है, तो ऐसे वो बच्चे भी मेरे से फास्ट है। तो मैं उनको पर थोपना नहीं चाहिए मुझे कि जो मैं कह रहा हूँ आई एम राइट। हमें उनके भी ना पूछना चाहिए कि आपको कॉलेज में क्या कमी लग रही है। हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आते हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, जब हम पढ़ते थे ना चुपचाप आए, पढ़े, चले गए। विरोध तो हमारे पास अधिकार ही नहीं है कि हम कर सकते हो। तो सबसे पहले वो दीवार ब्रेक होनी है। जैसे जैसे हम उस दीवार को ब्रेक करेंगे और हमारे डिफरेंस, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ बच्चे इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके क्या व्यूज है। सपोज करिए हमने ना खेल या गेम्स के लिए कुछ काम किया, या हमने कोई भी काम किया, तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपको हमारे कॉलेज में क्या फील होता है। गवर्नमेंट भी तो हमसे पूछती है बजट बनाने से पहले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही हमें लगता है कि मुझे इस दीवार को ब्रेक करना है, और ये आपने मुझे भी एक टारगेट दे दिया आज। मैं आपसे बड़ा खुश हूँ इस बात से, कभी सोचा नहीं था। जब आपने मुझे आज ये लेसन या जो भी टॉपिक दिया, तो मैंने भी इस बात पे सोचा कि इंटरेक्शंस को इम्प्रूव किया जाए। अब मान लो सफाई है, हम अपनी तरफ से करवाते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आ रही हो, पंखे की प्रॉब्लम है, सोचता मैनेजमेंट बहुत कुछ है, नहीं कर पाता। मान लो मेरा एक मन है कि मैं अपने कॉलेज में हर एक कमरे में एसी लगवाऊं, मैं सोच रहा हूँ, करवा नहीं पा रहा। अब बच्चे कहे आप जी सर अभी आप एसी मत लगवाओ या ये मत कराओ, अभी तो ये काम बहुत होने हैं। या हमारे कॉलेज में कोई और व्यवस्थाएं जो कम हो सकती हैं, जिन्हें मैं भी महसूस करता हूँ, तो उनसे भी एक ऐसा सिस्टम लेना चाहिए कि वो कॉलेज में लिख के एक बॉक्स में डाल सके कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है। भले ये बच्चा हमारे सामने नहीं कह सकता, उसे देखिए, वैसे तो हम कहते हैं कि उसे इतना हम फ्री बनाए कि वो हमारे सामने बोले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उसके बीच में जो एक दीवार है वही टूट जाए। तो एक उनकी राय क्या है किसी भी चीज में, इस बात पे हमें सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उन्हें एक अधिकार होना चाहिए, एक फॉर्म मिलना चाहिए कॉलेज में, उसे भरे और एक बॉक्स में डाल दें, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट या संबंधित जब चाहे टाइम पढ़ ले। बिल्कुल सही। तो अभी तो आज अभी आपने मेरे से अचानक पूछा, मैं इतना बड़ा नहीं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और एक ग्रीवांस सिस्टम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, और हमने एक लेटर बॉक्स भी बनवाया है कॉलेज में। 2 लेटर बॉक्स बनवाए हैं जो हर फ्लोर पे लगवाए हैं, जिसमें कि बच्चा अपनी ग्रीवांस या कोई सजेशन उसमें डाल सकता है। आगे, तो ऐसे ही आप भी तो मैनेजमेंट से क्या मांग सकती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारी टीचर, मतलब एसोसिएट प्रोफेसर बोलने का मतलब, अब उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, मान लो उनको लगता है कि मेरा स्टाफ रूम बढ़िया नहीं है या मेरे को कुछ आना है, आप भी कह देती होंगी
या देखेंगे, वो एक थोड़ा सा उसे हम और इम्प्रूव करें। आप कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने मेरे से पहले सोचा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, थैंक्स कहता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा सोचा। तो इसमें आप जो कर रही हैं, तो अभी इंटरेक्शंस के ऊपर ही मेरा दिमाग चला कि हम इंटरेक्शन को बनाए। 3 हिस्से मानता हूँ मैं, एक आप, एक स्टाफ, एक बच्चे। तो था मुझे, मान लो मैं और आप एक ही बात है शायद, बिल्कुल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल तो एक ही बात है ना। बिल्कुल, तो तीनों हिस्सों को जो भी है, मान लो हमने, आपने हमें जब भी कोई समस्या बताई है, हमने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। बच्चों के दिमाग में भी तो नए थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। और अब मैं अपनी बात सोचता हूँ कि आप लोगों को नहीं, हम चाहते हैं सर थोड़ा और आप बोलें। एक देखो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़ा कच्ची मिट्टी होती है जी। उन्हें, वो जैसे कहते हैं ना, एक आदमी ने कहा ऐसे करो, अच्छा ऐसा कर लेंगे। हाँ। हमें उनके लिए कुछ प्रोग्राम इस तरह के बनाने चाहिए कि वो अपने फ्यूचर में क्या करें। देखिए हमारे पास लड़कियां हैं जो भारत का भविष्य है। मदर इज द फर्स्ट टीचर, परिवार को वही पढ़ाती है। हम उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए और सोचना चाहिए। उनकी सोच, उनके मोटिवेशंस। देखिए आप मान के चले, हिंदुस्तान के अंदर, मैंने शायद ये बात पहले भी कही थी, एक 20 साल की लड़की को 5 साल का भाई ले जाता है और माँ बाप सेफ समझते हैं। ये सब चीजें विडंबनाएं तोड़नी है। बिल्कुल। तो हमारे के लिए उनके कुछ मोटिवेशंस के प्रोग्राम करवाने चाहिए। कुछ हमें बाहर से ऐसे लोग इनवाइट करने चाहिए जो उन्हें मोटिवेट करें, उनकी सोच को चेंज करें। देखिए एक बात है कि कोई हमारे यहाँ बहुत बड़े घरों से लड़कियां नहीं आ रही, तो एक दबे हुए माहौल से आती हैं। उनको लगता है, कमजोर बच्चों को, कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी, मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी दुनिया में पेट्रोल पंप से इतने अमीर हुए, तो सब कोई नहीं हो सकते, पर उनकी जो सोच थी उसका जो चेंज आया। देखो कमजोर वर्ग का बच्चा वो अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पाता, और वो जहां जिस इलाके में, जिस एरिया में रहता है, वहां पर भी सारे दबाने वाले कमजोर, या तो ब्लास्ट करेंगे, बिल्कुल, या दबे रहेंगे। वो मीडिएटर, जो मीडियम एक है कि नहीं आप ये कर सकते हो। हिंदुस्तान में शायद अब जात, ये सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये सब चीजें चलती रहेंगी। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, मैं गरीब पैदा हुआ ये मेरा दुर्भाग्य है, और मैं गरीब मरा ये मेरे कारण हुआ। इसका 100% जिम्मेदार मैं हूं। ऐसा नहीं कि गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको बाहर से फैकल्टी बुलानी चाहिए। बाहर के जो एडवाइजर होते हैं, उज्जवल पाटनी जैसे, आप उन्हें समझाएं कि आप इन्हें सुने, आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। मतलब आप, अब इसमें कॉलेज के लिए आप इसे मैडम समझें कि मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगा कि जो हमारा एक मेंटली, मैं कमजोर फाइनेंस से नहीं कह रहा, जो दिमाग और सोच से कमजोर है, उन्हें हम इम्प्रूव करें। बिल्कुल। और उसके लिए जो कॉलेज में आप प्रोग्राम बनाए, क्योंकि मैं देखता हूँ अपनी फैक्ट्रियों में भी देखता हूँ, मेरे पास बहुत लोग हैं, उनकी सोच ही छोटी है, तो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते। हमें उस सोच के दायरे से बाहर निकालना। एक बड़ी पुरानी कहावत थी, कुएं का मेंढक कुएं में मर जाता है। मैडम उसे तालाब में डालना है, और तालाब से नदी में। तो बच्चों का भविष्य तभी बनेगा जब हम उनकी इम्प्रूवमेंट करेंगे, सोच चेंज करेंगे। तो ही बातें समझ में आई, कमजोर तबका जो है सोच का। क्योंकि लड़की जो होती है ना, उसको हिंदुस्तान में इस तरह से रखा जाता है, वो बेचारी डिमोटिवेशन, मतलब उसका जो मोटिव होता है ना, वो हमेशा डिमोटिव रहती है। उसके अंदर कभी आता ही नहीं इम्प्रूवमेंट। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। हम चाहते हैं हमारे अध्यक्ष जी थोड़ा शिक्षक गुणवत्ता पे भी बोलें।
शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए? देखिए मैडम, सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि जब हम पढ़ते थे तो हमने टीचर को टीचर नहीं बोल सकते थे। कोई लोअर लेवल पे नहीं पढ़े, पर एक संबंध था उनके प्रति हमारा। तो आज टीचर कहता है कि बच्चे बिगड़ गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, डिटेरियोरेशन बच्चे तो बिगड़े बिगड़े, हम भी बिगड़ गए। तो सबसे पहले तो हमें अपने पास से सुधरना पड़ेगा। भाई हम भी तो बच्चों की सुने। एक आपको डोर, इनविजिबल डोर होती है रिलेशन की, जो टीचर में और स्टूडेंट के बीच में होती है। आप ये देखिए, आज 55 साल की उम्र हो गई, अगर आज भी मेरा कोई प्रोफेसर मिल जाए तो हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। पैसे भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन फिर भी नमस्ते करते हैं, क्योंकि एक संबंध है। देखिए वो संबंध तो टूट ही गया, लेकिन पहल तो टीचर को ही करनी पड़ेगी। आप उन्हें अपना माने, उनके प्रति डिवोशन दिखाएं। आप ये ना माने कि मैं 4 घंटे के लिए आई हूं यहाँ पर। जिस दिन आप ये मानना शुरू कर देंगे कि मैंने भले ही मैं जैन डिग्री का प्रेसिडेंट तो अभी बनाऊं, लेकिन मेरे ताऊ जी और सब रहे, मामा जी और रहे, मैंने देखा है इस कल्चर को कि यहाँ पहले कैसा कल्चर था। मेरी सिस्टर भी पढ़ी है। तो एक कोई सिस्टम कैसे पैदा हो, अगेन उस डोर को मानना पड़ेगा। टीचर को ये मानना पड़ेगा कि मेरी ड्यूटी नहीं है। देखिए पैसा मिलना, ड्यूटी होना तो सब है ही, पर मेरे को किस तरह से संबंध स्थापित करना है। जो एक डोर टूट गई रिलेशन की, कि जैसे पहले टीचर ये माना करते थे कि जब रोड पे भी मिल जाया करते थे तो पूछा करते थे कहाँ जा रहे। उसका रीजन क्या था? वो डिवोशन हुआ करता था, जिसे समर्पण बोला जाता है। मैडम समर्पण और वात्सल्य, प्रेम, वो स्टूडेंट से पैदा करना पड़ेगा। स्टूडेंट तो कच्ची मिट्टी है, उसे तो आप मान के चलो बदतमीजी कर सकता है आपसे, लेकिन मेरे को तो अधिकार ही नहीं है ना कि मैं बदतमीजी करूं। तो मैं तो अपने शिक्षकों से एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले तो ये मानना छोड़ दो कि आप यहाँ पे टीचर हैं। ये तो एक परिवार है, पर जो आप दे सकते हो ना, तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। देखिए जो लड़कियां हैं उन्हें समर्पण में ही जिंदगी गुजारनी है। बॉयज के लिए तो मैं फिर भी मान लूं, कहीं ना कहीं गलतियां तो हमारे से भी है ना। मैं तो अपने टीचर से यही बात कहूंगा कि सबसे पहले तो ये मान के चलें कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है आप उनसे बात करें। जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो हमारा एक पीरियड हुआ करता था, इसे इंटीमेसी से बोला शब्द बोला करते थे जमाने में, कि हमें जो प्रोफेसर से प्रॉब्लम हुआ करते मुझे डायरेक्ट कह दिया करते थे। डीयू में एक प्रोग्राम हुआ करता था इस चीज का 84-85 में। तो बहुत बात हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी कि सर आपने हमें ऐसे कह दिया। तो टीचर समझाते भी थे हमें, उसी तरह के कुछ प्रोग्राम रखने चाहिए। वे आप तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो हम कह दिया करते सर आप पढ़ाते हो, आप हमारी बात समझ में आती नहीं आपकी। तो फिर वो कह करते थे भाई क्या समझ में नहीं आती। तो फिर हम वो टीचर भी इम्प्रूव करते थे और वो हमसे भी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करते, हम भी करते थे। तो हम ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाते हैं कि हमारे टीचर से बच्चे डायरेक्ट कह सके कि मैडम आपके पढ़ाने में कमी है। तो थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा। जब तक मैं ये नहीं कह रहा कि आप दबे, जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। मान लिया अभी हमारे कॉलेज में कोई नई टीचर्स आई है, उनका सामंजस्य सही ना बन पा रहा हो, तो कुछ फीडबैक, प्रिंसिपल को कितनी बात पता लगेगी, अरे क्लास में थोड़ी जाएंगी, फीडबैक ले। जान लग रही है। अगर अब आप कहें तो मुझे छुट्टी दें, है मैडम, मैं अपना टॉपिक खत्म करूं, आखिर में दे देना आप मुझे 2 मिनट का टाइम, तो आप सब कुछ सुन लूंगा। हाँ, आप मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड ही हैज रियली टच द यू नो द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम कि एक इंटरेक्शन, लैक ऑफ इंटरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
कि हमें हाउ वी हैव टू इंटरेक्ट विद अवर स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरेक्शन से क्या होता है, वो गैप जो होता है वो कम हो जाता है, उससे हम थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। क्वालिटी एनहांसमेंट में इंटरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब आप बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे तभी ही और शी विल कम आउट विद द प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम है मुझे, तब आप यू विल ट्राई टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड कि भाई ये हम चेंज इस तरह से करें। सेकेंडली आपने कहा कि आपने कहा क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है कॉलेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पर उसकी जो कॉलेज की जो आत्मा होती है वो टीचर्स ही होते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। तो सारी गुणवत्ता डिपेंड करती है टीचर्स पे। यदि टीचर्स में गुण हैं तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वो राइज ना करे, वो राइज ना करे। हम IIM की बात करते हैं, IITs की बात करते हैं, क्यों करते हैं हम? क्या वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वो बहुत वहाँ क्या खास बात है? क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स जो हैं दे गिव देयर 100%, दे गिव देयर बेस्ट आउटपुट। इसलिए पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वहां से निकलने के बाद क्या होता है, बच्चा जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि क्वालिटी एनहांसमेंट में हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की, हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी करें जिससे हमारे यहाँ से भी जो बच्चा निकले, हमारे कॉलेजेस से जो एडेड कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनसे भी इस तरह के स्टूडेंट्स बाहर निकलें कि जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। तो एक क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए एक बहुत जरूरी चीज जो मैं समझती हूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, हमें एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। हमें अपने स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को मेरा मानना है कि हमें अपने बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसके साथ, उनके एकेडमिक्स के साथ साथ हमें उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, कि जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र में, जो भी उनकी रुचि का क्षेत्र हो, दे कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। टीचर्स अपना अपडेशन करें टीचर्स का, क्योंकि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो लर्निंग इज नॉट स्टैग्नेंट। तो आप लगातार उसको अपडेट करते रहें, लगातार अपडेट करते स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, तो मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट्स उससे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। इसके अलावा हम लोग, जैसे हमारे अध्यक्ष सर ने बताया, हमारे प्रेसिडेंट सर ने, कि हम बड़े बड़े लोगों को बुलाएं, उनके विचार जानें, उनको आमंत्रित करें, उनकी टॉक्स कराएं, उनसे पूछें कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या अच्छा हमें करना चाहिए। तो हो सकता है दे विल ऑल्सो इन्फ्यूज सम आइडियाज ऑन विच वी विल वर्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेजेस में ऐसी होती हैं कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। टीचर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है और अब इससे हो जाएगा हमारा काम। तो ये पैरामीटर्स, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, हमारी NAAC जो नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल है और UGC लगातार इस चीज पे फोकस कर रही है कि कैसे उसको हम इम्प्रूव करें, कैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे बने कि हम अग्रणी श्रेणी में आ जाएं, हम फॉरवर्ड हो जाएं और हमें हमारा नाम लेके कहें। जैसे फर्गुसन कॉलेज है पुणे में, जैसे हम टिप्स पे कहते हैं, अरे ये कॉलेजेस आर वेरी गुड, दीज कॉलेजेस आर वेरी गुड। व्हाई दीज कॉलेजेस आर वेरी गुड? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुडनेस देयर? क्या हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट किया उस चीज को? बच्चे तो सब जगह एक से आते हैं, पर हो सकता है कि वहां क्योंकि मेट्रो है, मेट्रो में बड़े बड़े सिटीज में थोड़ा सा यू विल फेच अ वेरी गुड क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि आपको क्रीम मिले। जैसे IITs वगैरह में क्या होता है, क्रीम जाती है, कंट्री की क्रीम जाती है। और हमारे जैसे कॉलेजेस में क्या है, हमारे जैसे कॉलेज में बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, मिट्टी का ढेला होता है, माधो देयर यू हैव टू गिव देम शेप। वो इतने ज्यादा इमेच्योर, इतने ज्यादा मतलब इमेच्योर होते हैं कि यू हैव टू give them, you have to mold them, you have to give them a kind of a shape कि तुम्हें क्या करना है। सबसे इंटरेक्ट करके पूछो कि भाई किस फील्ड में जाना है तुम्हें, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या हुनर आता है, तुम कौन से हुनर में पारंगत हो। सपोज तुम्हें पापड़ बनाने आते हैं, तो इट इज वी, हम टीचर्स को ही उनको उनके अंदर का वो जो डोरमेंट जो उनका टैलेंट है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ओनली देन वी विल मेक देम ए वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। क्योंकि सर बिल्कुल सही कह रहे थे अध्यक्ष सर की ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो जहां तक हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उनको सबसे पहले अपने फैमिली देखनी होती है। तो हम अपनी टीचर्स से, क्या हम सभी जो टीचर फ्रेटर्निटी है, हम तो, हमारा कहना तो सिर्फ ये है कि जितना ध्यान वो अपने अपने बच्चों पर देते हैं उतना ही ध्यान वो उसका 70% भी यदि वो इन बच्चों पर देते हैं, तो मैं नहीं मानती कि हम क्वालिटी की तरफ नहीं जा सकते। हम बिल्कुल जा सकते हैं। और
70% देने का मतलब है क्योंकि वी आर ड्रॉइंग अवर मनी फ्रॉम देयर, फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम कुछ तो ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें, कुछ तो ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें जो बाहर जाके कुछ लगे अलग, दे शुड फील डिफरेंट, उनको लगना, उनको दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ ये फर्गुसन कॉलेज, जैसे लगता है कि हाँ ये फर्गुसन की है, ये आईआईटी, ये बॉम्बे की है, मतलब दे, बच्चा अपने आप ही बोलता है, उसकी पर्सनैलिटी बोलती है। और वो पर्सनैलिटी कौन डालता है बच्चे में? वो पर्सनैलिटी बच्चे में टीचर डालता है, या उसका पेरेंटल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। पर जितना प्रभाव, जितना इन्फ्लुएंस टीचर का होता है किसी बच्चे पे, मैं नहीं मानती किसी और का होता है। गुरु जो है साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात विष्णु है किसी भी बच्चे के लिए, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। जो गुरु कह देता है बच्चा उसको ही आत्मसात करता है। हमने खुद देखा है, हमारे यहाँ जो गर्ल्स आती हैं, हमने कई बार मैंने बात की है उनसे, तो दे स्पीक देमसेल्व्स, कि वो बोलती हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी के लिए हमें बहुत आगे मतलब बहुत अंदर से करना पड़ेगा, अंदर से उनको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़ सकते हैं। कि क्वालिटी पैरामीटर्स तो ठीक है, वी हैव पब्लिश्ड पेपर्स, फैकल्टी ने अपने पेपर्स पब्लिश कर लिए, फैकल्टी ने क्लासेस रेगुलर ले ली, फैकल्टीज ने सेमिनार्स करा लिए, फैकल्टी ने सारा उनका फीडबैक सिस्टम भी ले लिया, सब कुछ चल रहा है, ऑन पेपर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। पर क्या चिल्ड्रन आर खुश? बट क्या जो हमारे स्टूडेंट्स है, दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड? क्या हमने पूछा है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है? उनको कॉलेज में आने से बहुत अच्छा लगता है, क्लास अटेंड करने में बड़ा मजा आता है? क्या हमने कभी उनसे इंट्रोस्पेक्ट किया है इस तरह का कभी पूछा है? तो इस तरह का यदि हम जब चर्चा करते हैं बच्चों अपने स्टूडेंट से 1 to 1, तो मुझे लगता है वो भी एक क्वालिटी पैरामीटर है, वो इंटरेक्शन भी क्वालिटी पैरामीटर है, वो उनको एंटरप्रेन्योर बनाना भी पैरामीटर है, क्वालिटी पैरामीटर। और इसके अलावा हम जो पेपर we have been doing paperwork because हमें NAC का accreditation कराना है, तो we have been engrossed in all kind of activities like कि हमें maintain the feedback system, and we have to also, the teacher has to be computer savvy, teacher has to give online lectures, or teacher has to take computer based classes, ICT based learning. So these are the things, so these are the parameters. So we are proving ourselves, the teachers are proving themselves to be high on those parameters. पर still जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जो मैं फील करती हूँ कि वो इंटरेक्शन, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो हमारे पीएम सर करते हैं, कि मन की बात करते हैं वो, कि मन की बात लेना चाहते हैं वो, ऐसी हम भी अब सभी बच्चों से मन की बात लें, तो शायद हम थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर अपनी और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आगे भी हम ऐसा ही चाहते हैं कि ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ NAC प्रोसेस, कि NAC में हमें ये दिखाना है दैट वी आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, वी आर रियली अपडेटिंग अवरसेल्व्स, वी आर गोइंग ऑनलाइन, इट्स ऑल ओके। बट स्टिल देन, जैसे कि कोविड-19 में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, दैट वी हैव बीन डिजिटली कनेक्टेड। मुझे लगता नहीं है कि कोविड-19 ना होता तो क्या, कि हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वी वर नॉट थिंकिंग एट ऑल ऑफ इट। और ये वेबिनार्स या ये इंटरेक्शन, ये तो बिल्कुल आप कहना चाहिए कि बिल्कुल पैसा ही नहीं लग रहा है इसमें, तो कुछ इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरीबडी इज एट ईज, अपने घर में बैठे आराम से और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और पहले हमें सेमिनार कराने के लिए या वेबिनार कराने के लिए वी हैड टू थिंक अ लॉट कि भाई किस तरह से वी विल मस्टर दी इकोनॉमी, एंड मतलब फाइनेंसेस कैसे करेंगे, खाने का कैसे करेंगे, मतलब देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज। तो कोविड-19 का तो आई थिंक दैट कोविड-19 हैज, on the one hand it is negative, it has destroyed life, but on the other hand it is very positive also in other ways. It has cleared the atmosphere, it has mitigated the pollution, it has mitigated the expenses of the people. बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को लगता है कि एक इस पे भी एक पेपर होना चाहिए कि कोविड-19 के साइड इफेक्ट्स, जो हमारे जो चर्चा चल रही थी क्वालिटी की, तो क्वालिटी तो हम अपने कैरेक्टर में, अपने फूड में, वी हैव टू मेक द क्वालिटी, अपडेट अवर फूड एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। तो क्वालिटी
तो क्वालिटी पैरामीटर्स को हमको भी कल चर्चा करेंगे। कल हमारे साथ, मैं अध्यक्ष सर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, कल हमारे साथ आ रहे हैं संगमनेर कॉलेज पूना के सेक्रेटरी सर आ रहे हैं एक मैनेजमेंट के, और मैंने उनका कॉलेज विजिट किया था। तो उन्होंने इतना एफर्ट्स किए अपने कॉलेज के लिए कि दे आर कमेंडेबल। तो कल वो एड्रेस भी करेंगे और वो बताएंगे भी। तो एक सेशन हमारा उनके साथ है, और फिर उसके साथ ही हमारा एक प्रोफेसर माटे जी के साथ सेशन है, और नैक के लोगों के साथ भी हमारे सेशंस होंगे आगे। तो हम क्वालिटी पैरामीटर्स पे चर्चा करते ही रहेंगे, और एक उस व्यू के साथ हम लोग इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि क्या चेंजेस वास्तव में इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमारे अंदर आए, या हमने रियली वी हैव कजोल्ड अवरसेल्व्स, वी हैव इंट्रोस्पेक्टेड अवरसेल्व्स, कि हमने अपना अपने अंदर अन्वेषण किया, मतलब अपने अंदर से झांक के देखा कि कितनी क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, और हमें क्या क्या व्हाट मोर चेंजेस वी हैव टू ब्रिंग टू अवर पर्सनालिटी फॉर शोइंग द क्वालिटी। आपने देखा होगा टीचर इज इमॉर्टल, कोई चीज मॉर्टल नहीं है, टीचर इज इमॉर्टल। जब तक हम कोई आपके स्टूडेंट्स जीते हैं तो टीचर्स इज ऑलवेज alive in their memory. Even हमारे फादर या जो भी हैं, जो भी अच्छा पढ़ाते थे, तो वो ये कहते थे कि हम तो भूल ही नहीं पाए, मतलब दे till their last breath they used to remember their gurus or their teachers. तो नैक की वेबसाइट हम लोग जानते ही हैं कि नैक ने पैरामीटर्स बनाए हैं, यूजीसी ने पैरामीटर्स बनाए हैं क्वालिटी एनहांस करने के लिए। तो हम सब वो सब भी करें, और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लेने की जरूरत है, that we have to take one more step ahead, कि कैसे हम बच्चों को नजदीक लाएं, कैसे बच्चों से बात करें, कैसे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसे हम उनकी परेशानियां दूर करें, और कैसे उन्हें मोर एंड मोर उनका इंटरेस्ट जगाएं उनकी स्टडीज के प्रति, या उनके किसी भी स्किल बेस्ड उनकी जो भी उनका पैशन है उसको हम रिवाइव कराएं। So this is the utmost responsibility that I feel as a principal of that college, of this college, and I really feel that all the students who are studying in the college, they are an asset in themselves. They have their, they have, because God has given us some inborn gifts. कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी में दिया ही है. But the thing is that all those qualities are lying dormant in us, and we have to take them out only. We have to think, we have to talk about them. So ये चीजें हैं। तो मैं अध्यक्ष जी से कहूंगी कि अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की कि हमें इंटरेक्शन करना चाहिए। आई थिंक क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कई बार क्या होता है कि आई हैव बीन विटनेसिंग दोस थिंग्स। जब मैं पढ़ती थी तो कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होते थे जो आते थे और बहुत ही ऑस्टेंटेशियस तरीके से वो क्या करते थे, अपना सारा जो ज्ञान है वो एकदम प्यूक ओवर कर देते थे हम पर। उसमें से हमें कितना हम लोग इम्बाइब कर रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, दे नेवर आस्क्ड, बट दे शोड देयर, मतलब कि हम वर्बोसिटी उन्होंने दिखाई, खूब अच्छे हाई प्रोफाइल लैंग्वेज बोल के उन्होंने हमें इम्प्रेस किया। अभी भी मैं ऐसा फील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि उस समय भी यदि वो हैड दे टॉक्ड अबाउट इट कि भाई हमसे बात करते कि भाई क्या चीज आपको नहीं समझ, क्या चीज लग रही है, मतलब उस समय वी वर इन ए ऑ ऑफ टीचर, वी वर इन ए काइंड ऑफ अ फियर। एक वो फियर होता था कि भाई हम ना जाएं इस टीचर के पास। पर मुझे लगता है अब नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी शुड टॉक टू द टीचर एंड द टीचर शुड टॉक टू द frequently उनके पेरेंट्स से भी बात करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो हर पेरेंट्स को भी यदि हम एक दिन फोन लगा लेते हैं, एक पेरेंट वो कहेगा जरूर कि भाई ऐसे फोन है, और हमें आगे ले जाने के लिए यही सब चीजें हैं अपना। फिर भी मैं अभी भी अपने सबसे यही कहूंगी कि प्लीज कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन राइटिंग, अपना पेपर पब्लिश आप लोग कराएं। क्या कहते हैं, एक हम रिसर्च पे, कि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए। अब जैसे बेंगलोर का इंस्टीट्यूट है, वो दैट इज वेरी पॉपुलर, फेमस फॉर रिसर्च। तो जहाँ रिसर्च होती है तो वो लगता है कि हाँ यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो रिसर्च को लेकर। तो ये सारी चीजें हैं जो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड।
और धीरे धीरे हम और ज्यादा आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हमें और ज्यादा, क्या पता हमें और कुछ और ऐसा चीज मिल जाए जिससे कि हम उसको वी कुड इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ एज टीचर। तो चाहे हम कुछ भी बन जाएं, ठीक है, वी आर मेंटेनिंग अवर हाउसेज, वी हैव फैमिली प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग वी हैव, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टीचर, वी आर मदर, एंड मदर इज ए टीचर, and if mother is a permanent teacher like in a job, so it means she is a double teacher, so she has to teach every time. तो मुझे लगता है कि we have really done a very good work regarding this session, I think, and I have spoken a lot because I was telling Santosh ki our guest is about to take a lot of time. He will join us in I think I'm just going to call him कि कितना टाइम लगेगा। तो इस बीच में यदि आप लोग कोई भी अपने विचार रखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू हमारे अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से हम इतने अधिक लाभान्वित हुए हैं कि आपने छात्राओं को मोटिवेशन देने के लिए इतने अच्छे शब्द कहे हैं कि हमें उनकी सोच को बदलना चाहिए। सोच जैसे उनकी विल पावर, आजकल हम देखने को हमारी इसमें आता है कि बच्चों की विल पावर इतनी कमजोर हो गई है कि वो आगे बढ़ने से पहले पीछे कदम रख लेते हैं। उनका मेंटल लेवल इतना अधिक पीछे हो गया है कि सारा दिन डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो हमें उनकी सोच को बदलना होगा। यदि उनकी विल पावर मजबूत होगी तो मैं समझती हूँ कोई भी लड़की आगे जाने से नहीं चुकेगी, क्योंकि पहले से ही कहा गया है वेयर इज विल देयर इज वे, वेयर इज विल देयर इज वे। तो रास्ता जो है हमारा खुद ही बनता चला जाएगा। दूसरा, हमारे जो टीचर्स हैं और छात्राएं हैं, हम लोगों को आपस में सामंजस्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान है। हमें उनको उनकी मन की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनको भविष्य के लिए आगे गाइड करना चाहिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक इंटीमेसी उनके अंदर जागृत करना चाहिए। वास्तव में एक टीचर एक पावर है जो देश को आगे ले जा सकती है और बच्चों को कैरियर बनाने में भी अपना योगदान दे सकती है। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, आपने इतना अच्छा हमें और सबको बताया कि किस तरह से हम अपने फैकल्टी डेवलपमेंट के द्वारा टीचर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्वयं ही चिंतित है कि हम कैसे अपने विद्यालयों को, अपने कॉलेजेस को आगे बढ़ाएं और कैसे हम फैकल्टी का इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू राजेश जैन जी, अध्यक्ष। डॉक्टर निशा गुप्ता जी, जस्ट अवर गेस्ट इज अबाउट टू ज्वाइन अस, अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और हाँ ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो इतने, यदि कोई अपने फीडबैक या कोई विचार रखना चाहते हैं तो बताएं आप। नमस्ते मैम, मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा अंबिकापुर से हूँ। होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर नाम से हमारा कॉलेज है। यस। और बहुत विकसित नहीं है टेक्निकली और इन सब चीजों से। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ज्यादातर गांव के एरिया से आते हैं, तो वो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है। टीचर्स भी इवन बहुत ज्यादा साउंड नहीं है टेक्निकली। हम सब सीखने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, लेकिन मैंने भी एक चीज महसूस की है कि टेक्निकली अपने आप को साउंड बनाना तो बहुत अच्छी बात है। और नेक पैरामीटर में हमारे कॉलेज को अभी बी ग्रेड B+ मिला हुआ है और हम आगे नेक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी ये चीज महसूस की है कि टेक्निकली साउंड बनाना, रिसर्च पेपर में लगे रहना और इन सब से अच्छी रैंक पाने के चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं और उनको उतना सब कुछ नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। देखिए, जो कॉलेज आवर्स में यदि आप कॉलेज में रहते हैं और अपनी क्लासेस ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस तरह उपेक्षित होंगे। नो मैम, क्लास तो हमारे यहाँ एकदम रेगुलर होती है और रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है हमारे कॉलेज का। रेगुलर होती है, तो फिर हम नहीं कह सकते कि उपेक्षित हो रहे हैं। और फिर दूसरा ये भी है कि अब तो ऑनलाइन आ गया है। आप कह रहे हैं कि आपके एरिया में तो ये प्रॉब्लम है, पर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे हो रहा है मैम, लेकिन महानगर की अपेक्षा कम है, हो रहा है। और उपेक्षित कहने का मतलब कि आप बताइए, हमारे जो राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम साहब जी, बहुत ही पुअर फैमिली से थे, बहुत ही पुअर। और रामानुजम जो थे, जो वो भी बहुत पुअर थे। मैं तो उनके घर गई भी, मैंने तो उनका घर देखा हुआ रामानुजम जी का। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि कितना सिंपल, मतलब सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल लिविंग जिसे कहते हैं उस समय थी, और किस तरह से वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे।
और अब्राहम लिंकन को भी आप देखिए, अब्राहम लिंकन भी तो हमारे साथ देखिए, बहुत नेगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो वी कैन बी नेगेटिव टू एनी लेंथ, द थिंग इज दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव, कि हमें कैसे उनको निकाल के लाना है उस दलदल से। सर मैम हमारे कॉलेज का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहता है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, पर लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब हमको बस सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। एक बात बताइए, यदि नैक का एग्रीडेशन ना हो तो आप तो यदि यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन कोर्स ना करे तो क्या करें फिर तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, फैकल्टी डेवलपमेंट कहाँ रह जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि यू रीड एंड राइट, यू रीड एंड राइट, यू टीच। एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ मैडम को। ठीक, कहिए सर। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। छोटी और बड़ी जगह होती क्या है? बिल्कुल सही बात है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो आपको बता रही हूँ कि हमें काफी दिक्कत होती है बच्चों को जोड़ने में। हम लगे हैं आपको पता हो मैडम, आपको पता होना चाहिए बच्चे आजकल हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। यस मैम, एवरी गर्ल इज कैरिंग द मोबाइल फोन विद हर, एवरी गर्ल। मेरे कॉलेज में मुजफ्फरनगर में एक लड़की के पास फोन है, एक लड़की के पास। मैडम इनसे पूछो ना कितने बच्चों के स्मार्टफोन है और कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन है, ये जरूर एक प्रश्न इंटरनेट चलाते हैं, फिर वो बैकवर्ड कैसे हैं? नहीं, यदि वो अपने पेरेंट्स से यदि नहीं, देखिए बच्चे यदि कहेंगे कि भाई हम, मैं तो बल्कि कहती हूँ यूजीसी से भी और इन सबसे मेरा कहने, मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चों को आप एक वो दे दो आईपैड, आप ग्रांट कीजिएंगे एक बच्चों को आईपैड दो ना सभी कॉलेजेस में, तो बस उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, आईपैड से सब कनेक्ट हो जाएंगे। मैम हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर अभी हमें टाइम लगेगा क्योंकि एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं हम। मैडम अभी एक एनवायरनमेंट बन रहा है। जी सर, एनवायरनमेंट बन रहा है, पर हमें तो बस यही देखना है ना कि वी हैव टू बी वेरी वेरी सैंग्विन, वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, कि भाई हम इसको आगे कैसे लेके जाएं। मैडम हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं जाना। जी सर। मैम एक मिनट, हेलो जी सर। आप ये अगला प्रोग्राम यही होगा कि अब आईपैड। नहीं मैडम एक मिनट, एक क्वेश्चन मुझे करना है मैडम से। जी सर। जी सर। मैडम जो जहाँ रहता है उसे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में मैं हूँ। बिल्कुल। हेलो। नहीं सर, हम लोग बहुत रहता है, हम ऐसा नहीं सोचते सर, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि अब अगर आप अपने कॉलेज में एक सर्वे करें कि आपके कितने बच्चों पे स्मार्टफोन है और कितने बच्चों को इंटरनेट चलाना आता है। सर हम लोग जोड़ रहे हैं बच्चों को लगातार और इतना कोशिश कर रहे हैं। और आपको तो ये जान के खुशी होगी कि हम जैन गर्ल्स में सभी बच्चों को आईपैड दे रहे हैं अगले साल। ओके मैम, मैम वी आर ट्राइंग टू डू बेटर ऑलवेज। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। और हम ये चाहते हैं कि देखिए कोई कंपल्शन नहीं है। अब जैसे इस प्रोग्राम को कराने के लिए भी हम पे कोई कंपल्शन नहीं था कि नोबडी सेड कि भाई आप ये कराइए, पर हम लोग सबसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए आप सब हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि देखिए सब चीजें हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, तो हम टीचर्स भी आपस में चिंतन कर लें, चिंतन मनन कर लें कि भाई ठीक है, अब जब नया सेशन खुलेगा तो क्या कुछ नया होना चाहिए, क्या कुछ नया करना चाहिए हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, एक हैकनीड लाइफ होती है, एक बहुत ही पुराने तरीके से चला आ रहा है, पुरानी चीजें भी बहुत अच्छी हैं, पर कुछ नई चीजों के साथ यदि हम उनको मिक्स कर देते हैं तो वो और भी बेटर हो जाती हैं। हम थैंक यू मैम। तो और कोई अपने विचार रखना चाहें? मधु जी। मैम नमस्ते। मैम हम लोगों का जो है कॉलेज वो डीएवी पीजी कॉलेज है, बीएचयू से एफिलेटेड है और A+ ग्रेड का कॉलेज है। और सर मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम लोग बच्चों के सामने अगर टीचर्स रोल मॉडल बन के नहीं आते हैं, आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे एक एक टीचर के लिए आकर्षित हो, उसके क्लास के लिए, उसकी जानकारियों के लिए। और आजकल फेसबुक से जुड़ते हैं, टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो टीचर को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो उनके लिए एक मॉडल हो, एक उसके लिए एक आदर्श का रूप होना चाहिए, और तब वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आप में ज्ञान की कमी है तो आप डर के धमका के बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, को एजुकेशन में तो एकदम नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी ये होता है कि आप अपने जो टीचर्स हैं वो अपनी सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत अच्छे से रखें, जहां से भी हो रहा हो,
इसके साथ साथ आप अपनी जो चीजों को बढ़ाते हैं, अपना अपग्रेड करते हैं, अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, और उसके बाद जब आप क्लास में जाते हैं तो अपनी जो अपनी पूरी क्षमता है आपकी, उसको आप वहां पर करिए। मैम शायद कुछ करना चाह रही हैं, कल्पना गुहा मैम। डॉक्टर कल्पना गुहा भी कुछ अपने विचार रखना चाहती हैं। या मैडम, हम बहुत ही इंटीरियर एरिया से हैं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो है अधिकतर SC/ST बेल्ट के हैं, और जहाँ तक आपने कहा आईपैड और मोबाइल की बात, तो एंड्रॉइड फोन तो हर किसी को मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने भी दिया है उनको। तो आजकल क्लास में अटेंडेंस बहुत कम हो जा रही है मैडम, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अटेंडेंस बहुत कम, वो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, मोबाइल लिए रहते हैं, लेकिन क्लास में एंटर होना नहीं पसंद करते हैं। प्लीज बताएं मैडम। देखिए एक एग्जांपल है, जैसे कि फिल्म में हीरो होता है ना, फिल्म चलती है एक हीरो के ऊपर, ऐसी ही क्लास चलती है टीचर के ऊपर। जैसे कि फिल्म में हीरो होता है, ऐसी कॉलेज में टीचर होता है। एकदम सही, एकदम सही, एकदम करेक्ट। तो मैं मानती हूँ कि आप इतना मतलब ठीक है, बच्चे नहीं आते, आप बहुत कुछ कारण रहे होंगे। आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट कितना प्रयत्न कर रही है बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, उनको मिड डे मील दिया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि किसी तरह वो स्कूल आए, स्कूल में पढ़ें। तो ये विद्या जो है, जो एजुकेशन जो है, ये बहुत ही रोचक चीज नहीं है। आप ये देखो, बहुत कम लोगों का मन करता है कि वो पढ़ें या लिखें, तो ऐसा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है। आज हम 80 साल बाद भी, 70 साल बाद भी, आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70% एजुकेटेड है, कुल 75% एजुकेटेड है, अभी भी 25% रुके रहे कम है लोग। तो मैं डॉक्टर निशा से कहती हूँ कि वो डॉक्टर आहूजा, प्रोफेसर आहूजा आ रहे हैं और वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, प्लीज उन्हें कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है मैम, कर देंगे। संतोष मैडम, हाँ जी मैम, अभी आ नहीं रहे, मतलब आज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जूम इज नॉट टेकिंग मी इन। मैम आ नहीं रहे, देख रहे। हाँ जी मैम, देख रहे उधर का ना वो भी। मैम नहीं आ रहे। आ गए। वेलकम सर, वेलकम सर। आ गए। वेरी सी। हेलो, वेलकम सर। नहीं मैम, आपको आवाज आ रही है? नहीं मैम, अभी नहीं आए हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे। नहीं उनकी। हाँ सर, कनेक्ट। हेलो सर, अलाउ नहीं कर रहा। अभी मैं होस्ट को बोलती हूँ, सर रुकिए, आप रुकिए। संतोष। हाँ जी मैम, इसमें आ नहीं रहे। नहीं, वो कह रहे हैं अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप 1-2 को डिलीट करके फिर उन्हें अलाउ करो। नहीं मैम, हमारे पास है स्पेस और वो दिखा नहीं रहा है उनका, किसी और आईडी से तो नहीं कर रहे हैं मैम। संतोष वो विजिबल है, केवल उनकी आवाज नहीं आ रही है। विजिबल हो रहे हैं वो। विजिबल कहाँ हो रहे हैं? विजिबल हो रहे हैं मैम। डॉक्टर आहूजा मैम नहीं, किसी और आईडी से तो नहीं कर रहे हैं मैम। अगर मैम है नहीं कोई, वेटिंग रूम में नहीं है मैम वो। अभी मैं करती हूँ, ये आईडी लिख लेती हूँ मैं, 1 मिनट। आ गए मैम, आ रहे हैं। ओके मैम आ रहे हैं अभी। ओके हो गए मैम, एडमिट हो गए। ओके गुड। हेलो गुड मैम, एडमिट हो गए मैम। ओके, बट स्टिल ही इज नॉट विजिबल। नहीं मैम, आ गए। ओके हाँ जी मैम, आ गए मैम। हाँ जी मैम, निशा मैम शुरू कीजिए आप। अच्छा, आ गए। लेकिन मुझे मेरी आवाज आ रही है सबके पास? जी हाँ जी मैम, आ रही है। Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes. I would like to extend a very hearty welcome to Professor Kanhaiya Ahooja ji, who is a professor in MP University, Ahilya Bai University, Indore. And I would also like to thank him from the bottom of my heart, because he gave the consent to my short notice, address, that I just requested him that, sir, please be here with the, with this session. So he at once got ready. And sir, we are very, very grateful to you that you gave
us your precious time. Dr. Nisha Gupta. Yes, I warmly and respectfully welcome our chief guest and speaker of the day. We are highly honored Mr. Kanhaiya Ahuja ji is amongst us today. It is my pleasure to welcome him. Kanhaiya ji, Professor of Economics, School of Economics, Devi Ahilya University, Indore, Coordinator, UGC Special Assistance Program, SAIR, Coordinator, Center with Potential for Excellence in Particular Areas, Social Sciences, Coordinator, State Planning Commission, Madhya Pradesh, Chair on Microeconomic Governance. He delivered several keynote addresses and various national and international seminars, conferences, and special lectures on research methodology, Indian economic policy issues. He delivered many lectures on current economic issues, which have been live broadcast on Vyas Higher Education channel. He worked 15 years in industry. He delivered Ma'am, this is enough, ma'am. हो गया मैम, कोई दिक्कत नहीं। एज की नोट स्पीकर, वैसे टाइम कम पड़ जाएगा सर, आपके अचीवमेंट इतने ज्यादा हैं कि शायद आज का दिन भी कम पड़ जाएगा बोलने के लिए, लेकिन अभी 2-3 लाइनें और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी। He delivered more than 150 lecture as keynote speaker and 70 research papers were published in national and international journals. He published so many books and completed major research projects. Thank you, sir. Your achievements are very, very more. Thank you. Thank you so much. Now I invite you, please share her views on the screen for the participants. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. First of all, I would like to extend my thanks to Professor Seema for inviting me. And I had a wonderful association with Professor Seema when I had a chance to visit her college in Muzaffarnagar. And Muzaffarnagar is also my birthplace. Let me share with you all. It's my birthplace. Oh. I'm born and brought up there. Yes, I remember, sir. Yes. And there's a place, I'm going a flashback. There's a place, Chattawal, near Muzaffarnagar. Yes. I was born there. So it's always, the moment I got a call, I couldn't say no because I thought it's a call from my birthplace. So I must definitely accept it. So I was already in a webinar somewhere in Jabalpur. So I just finished my lecture there. And but only issue is that Seema ma'am asked me to talk about quality education and all that. My domain area is economics, and as I've been frequently going as a NAC peer team member, so I'll share my experiences of quality education, whatever little I know about that. So सीमा जी एक बात आपसे जानना चाहूँगा, लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, मिक्स रहेगी? सर whatever is convenient to you, हिंदी रहे तो भी ठीक है. Mix, जैसा बोले, I am comfortable in mix, हिंदी, whatever you say. English also comfortable, so there's no problem at all. सर आप मिक्स बोल दीजिए फिर. मिक्स बोल दीजिए. Mix बोले, okay. So first of all, so thank you so much, ma'am. Let us talk about, we all are the teachers. I mean, जितने भी हैं वहाँ teachers हैं, ma'am. क्या पूछ रहे हैं सर? Am I addressing teachers or the students also? No, sir. Yes. We are all teachers, sir. All teachers. Okay. Yes, it is a faculty development program. Okay, fine. So I would like to talk about the current scenario, what is happening after Corona, and the kind of trouble, the kind of things which are happening on economic front. So I'll first talk about its impact on economy, and later on I'll talk about the education and how to enhance, how to achieve quality education at university level, at college level. So I'll just talk about that quality education later on briefly. But before that, I'll talk about the scenario, economic scenario, which is happening right now in our country. When we talk about economy, I don't know, many of you, I don't know how many of you are from economics background. Whenever we talk about economy, we normally, you must have heard about one thing, that is surplus flow of money. Industries run because the people render their services to the industry.
people render their inputs to the industry, people render their land, labor, capital, everything to the industry, and industry through some processing units, through some process, convert the inputs into outputs. Fine, this is all we know about. Now, what is happening at this time? All the industries are closed due to lockdown. All the economic activities are shut down. No industries are working. Nothing. Not even a single MSME is working. All the major industries in the country are shut down. It means all the economic activities are at present in a static state. Production is not taking place. Fine. So it means people don't have, I mean, the people who used to work in industries have lost their employment. If you talk about employment, it was the rate of unemployment was around 7% 2 months back. Now, suddenly, within 2 months, because of Corona, this unemployment ratio has gone up to 27, 28%. It means more and more people are now becoming unemployed. And we have seen the kind of unrest, the kind of trouble migrant laborers are having on roads. They're traveling 1,000 kilometers of distance. They're traveling more than that distance to reach their destination. And it is taking them 5 days, 6 days, 7 days to reach their destination. The kind of trouble the migrant laborers are taking, it's something very, very painful. So this is the kind of things that are happening in our country. So at present, our economy is facing bottlenecks on demand side, and at the same time, bottlenecks on the supply side. Why I call it bottlenecks on the supply side? Because production is closed. प्रोडक्शन बंद हो चुका है, प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्री बंद है, कोई भी फैक्ट्री चल नहीं रही है, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. So there are some, I mean, these are known as the shock, supply shocks. And on the side, there's no demand at all. I mean, industry. Hello. Somebody. Hello. ये क्यों नहीं रिपोर्ट करेगा? ये म्यूट माइक कौन है किसी का? म्यूट कर दो. फोन करा कि जी मैं ये वो आज फोन करा रहे हैं सबको म्यूट नहीं आएगा फिर तो हटा दो. म्यूट कर दो. Yes. So we find that industries are closed. I mean, industries are going through a very, very bad phase. At the same time, people don't have demand. So it's a kind of a mix. It's a kind of a very serious situation. We have supply bottlenecks. We have demand bottlenecks. And this is a very, very different kind of a scenario. So, and if India is a very large country. If you look at the population of India at the time of independence, it was just 34 crores. How much is the population of India right now? It's more than 32, 33 crores. Can somebody switch off the mics, ma'am? संतोष म्यूट कर दो. संतोष प्लीज आप सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो. एक्सेप्ट प्रोफेसर करेंगे आप आहूजा जी. हेलो सर राजेश जैन जी से रिक्वेस्ट है सर कि एक थोड़ा शोर आ रहा है सर. ओके. Yes. Okay. So what is happening? If you look at the population of India over the last 72, 73 years, it was 34 crores at the time of independence. Now the population has crossed more than 32, 33 crores. So look at the kind of growth we have seen in population, almost 4 times. More than 4 times is the growth in population. So that is the kind of a journey we had in population. On the other side, look at the poverty. Poverty was, at the time of independence, around 80% of our population was below poverty line. And now, as we have adopted different definitions of poverty, somebody counted poverty in terms of dollars, somebody calculated poverty in terms of calorie consumption, and now the poverty has come down to 20 to 22%, somewhere between that. But we have been struggling over the years to get a correct definition of poverty. Now, how do we define poverty? If, for example, you stay in Muzaffarnagar, there's a school, a very good school. You want your child or your ward to study in that school, but you can't afford that. So that is in my sense, that is a poverty. It means accessibility. Water is there in the town, but you can't consume water. School is there in the town, but you can't put your child in that school. That for me is poverty. If there's for example, there's a hospital in the school in the village, but you can't
take the treatment from that hospital. In my opinion, that is poverty. So accessibility has been a major criteria. What we have seen over the last 2 months, we have seen number of migrant laborers traveling, walking on the road. They didn't have access to food. They didn't have access to water. They didn't have access to the basic amenities of life. So that was a crude example of poverty. So if somebody has to understand poverty, they have to understand the problems of these migrant laborers. They didn't have access to anything. They didn't have anything in their pocket. You know what is happening? If we look at the occupational pattern of these migrant laborers, they had been working in different industries for 14-15 years. ये वर्कर्स 14-15 साल किसी इंडस्ट्री में काम किए हैं. अब 14-15 साल के बाद जब ये लॉकडाउन हुआ है तो उनके पास 10 दिन भी अपने आप को सपोर्ट करने की आय नहीं है. इसका मतलब है कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने लगाता है कि किस तरह का ऑक्यूपेशन है. यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री फॉर लास्ट 19 years बट you can't support your family for more than 10 days. So that is a kind of occupational structure. That is a kind of a question mark we see on this poverty front. And talking about unemployment, you know, the structure of employment in our country is that more than 90% of our workforce is dependent upon unorganized sector. If you look at the statistics, you find that more than 90% of our workforce is employed in an unorganized sector. And ever since independence, we have been focusing more and more. I mean, ever since these economic reforms in 1991, we have been focusing more and more on organized sector. It means this unorganized sector has been totally neglected by the government. So whichever government has been in center, they have neglected this unorganized sector, and basically they have focused on the organized sector. It means they have focused on the white collar jobs. The people like the people who are working in unorganized sector, their concerns have been totally been neglected by the government. And now what is happening? The people who are walking on the roads, who are jobless, it is said that more than 40% of these people who are working in unorganized sector has lost their jobs because of this coronavirus. So that is a big question mark of the kind of structure we had. Now, if you look at, the Prime Minister has talked about Atmanirbhar Bharat. Fine. Now, how would you have the self-reliant India? What makes a country to be Atmanirbhar? If I ask this question to you all, that what makes you to be Atmanirbhar, it means you will say that I have all the basic amenities of life. If you have all the basic amenities of life, you will feel that you feel self-reliant. Fine. When we talk about a country being a self-reliant, we need to have good education in the country. We need to have good health facilities in the country. We need to have wonderful infrastructure in the country. We need to have good governance in the country. We need to have good jobs in the country. We need to have good education and literacy standards in the country. And we should have the social sector properly developed in the country. All industries must be developed. That is a kind of a dream position we always wish that this is the kind of Atmanirbhar. What has happened in our country? Ever since independence, our focus has been on public sector. We have dependent on public sector. We have always thought that the public sector would take care of our needs. But if you look at the journey from 1947 onwards till 1985, 90s, we find that public sector has not been able to deliver. Public sector has almost failed. Hello. Yes, sir. Hanji, sir. Some disturbance there. Fine. The public sector has failed. Public sector has not been able to deliver. And if we look at since 1951 onwards, 1951 we adopted different. We started with a 5-year plan. And if you look at these 5-year plans, we have paid attention on agriculture, we have paid attention on industrialization, we have paid attention on Garibi Hatao. But where do we stand? In 1985, after 35 years of this 5-year plan, we stood at just 3.5% to 4% growth rate in the country. It means
जो हम चाहते थे, जिस तरह का डेवलपमेंट हम अपने कंट्री का चाहते थे कि 1985 तक एक ऐसा भारत हो जो मजबूत हो, जहाँ पे गरीबी नहीं हो, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो, हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने, बट वी फाउंड दैट we were not able to achieve the kind of things we wanted to achieve. And in 1985, in 1985, we realized that this kind of a growth model is not enough for our country. And if you all remember, we shifted from a policy of public sector. We shifted from a policy of closed economy to open economy in 1991, where we adopted economic reform, and that was a policy of liberalization, privatization, and globalization. So after 1991, we shifted towards LPG model. And what this LPG model has given to us, we shifted from a policy of import substitution to import liberalization. I mean, if you look at, many of you are from economics background, so they might understand this better. We shifted from import substitution to import liberalization. We wanted more and more private sector. We wanted private sector to play a major role in our development, and that is how we till 1985 to 1990 we believed that public sector would take care of our needs. But as public sector could not deliver, we shifted. We realized the importance of private sector, and then we shifted our focus from public sector to private sector after 1991. And we also shifted from import substitution to import liberalization. We opened our national boundary for others to do business with us. And this is how we started with globalization. But now my question is that even after 47 years, even after 74 years of development, where do we stand? We have seen, ever since 1991, we have seen 1991 means almost 29 years. Where do we stand after all these economic reforms? Prime Minister is talking about Atmanirbhar Bharat. How can you become Atmanirbhar? Tell me one thing. How can you become Atmanirbhar? We have to develop our own competencies. Without my straightforward message is that without focusing on competencies, without focusing on our skills, we cannot be Atmanirbhar. We normally talk about a very, very important term which you must have always heard about is demographic dividend. We in India very, very, very proudly say that India has a youth population, the highest ever youth population in the world. And we feel very proud of that. We call it demographic dividend. I tell you one example. If you look at the skill development report of Government of India, that skill development report clearly says that out of 1 lakh population, a survey was done. Out of 1 lakh population, only 1 lakh population of those educated youth, only 134 were found employable. Just 134 were found employable. It means that the kind of workforce we all colleges, universities are preparing. We are distributing degrees. Those students are not having skills to work in industry. So it means you cannot achieve Atmanirbhar. You cannot become Atmanirbhar unless you polish the skills of our people. So we need to strengthen our own competencies. We need to polish our own skills. If we ever if we have a dream of becoming Atmanirbhar. Now, every country in the world, now people, there's a discussion which is going on normally. Nowadays the discussion goes on WhatsApp. There's a discussion whether one should focus on Make in India, one should focus on Made by India, Made in India, Make in India, Made in India. And when people say Make in India, it means that now India is talking about India is trying to focus on manufacturing. Hello? Am I audible? हाँ सर, यू आर ऑडिबल. सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया कि हमें स्किल बेस्ड कोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए. जैसे कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया है, तो हम अपने यहाँ के ही पॉपुलेशन को इतना सशक्त बना दें कि बेरोजगारी थोड़ी काफी कम हो जाए. और इसके साथ साथ ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. और थोड़ा सा हमें बस आपका वो क्वालिटी एनहांसमेंट पर नैक के थ्रू जो आपके एक्सपीरियंस है, थोड़े वो भी हमें आपके साथ शेयर कर दीजिए. Yes, sir. I'm just coming to that. In 5 minutes I'm coming to that. Okay.
So we were talking about making India. Making India means we need to strengthen our own industry. You know, Prime Minister is talking about global to local. Fine. If we strengthen our own competencies, if we polish our own skills, we can shift from local to global also. I mean, we first of all need to understand where do we stand. You know, if we don't understand ourselves, we cannot really be a productive force in any production unit. So we need to focus on that area. And what is our focus? One thing more. Can we achieve economic growth merely based upon service sector? No. Service sector is a byproduct. We need to still focus on agriculture. Agriculture is our main occupation. And more than 72, still even after 74 years of independence, we find that more than 60% of our population is dependent on agriculture. So we need to strengthen our agriculture. We need to put a lot of investment in agriculture in terms of developing storages, developing processing units. So we need to focus, we need to put more money into agriculture sector. And if agriculture sector is revived, I tell you very frankly, this concept of Prime Minister from global to local would shift into from local to global. If we strengthen our agriculture, and for any country, my point is that for any country to have a quality standard, we need to have participatory growth. A participatory kind of a model has to be required. And quality is not only required. When we talk about quality standards, quality standards are not only confined to standard of living. Quality standards are also confined to education. Education plays a very important role. And very frankly, I'm very, when we talk about education and how to achieve quality standards in education, it is very painful to know that if you look at the budgetary reforms, budgetary allocation of government and education, it is just 3.5% of our GDP. And it means education has never been a priority of the government. And if we talk about the higher education, higher education is a less priority of the government. But still, we as a teachers have a lot of responsibility on our shoulder to develop some good quality standards, and that for this purpose, if you look at the different NAC standards, NAC has classified this into different categories. One is the curriculum aspect. Next is a teacher learning and evaluation aspect. Third is a research, innovation and extension. Fourth is infrastructure and learning resources. Fifth is student support and progression. And sixth is the governance, leadership and management. And the last one is institutional values and best practices. I personally feel that as a teacher, this Corona has taught us many lessons. Now, till now, we always used to believe in classroom teaching, but this has opened a lot of options. Now, this Corona time, lockdown time has given us many options. Now, today we are having this talk on Zoom. So this is a new kind of a technology where people can interact, people can meet, teachers can interact with their students. Teachers can have some kind of a sessions with their students. They can conduct their classes on Google Meet or Zoom or any Skype, whatever method of communication you choose to. And this is how the things are changing. Now the time has come when all the teachers must focus on MOOCs program. We have to shift from traditional learning to some innovative learning. And I think MOOCs program is something where every teacher must be involved. They should develop some MOOCs models. They should develop some courses on MOOCs. And that is how, that is the future of education, higher education in India. You have to develop. If you don't focus on MOOCs today, maybe you're going to have a lot of trouble tomorrow. So MOOCs is another area where I personally feel that teachers have to really focus on. Now, talking about when we talk about this course curriculum, it is as a teacher of higher education, it is a responsibility to sincerely involved in syllabus upgradation. Syllabus upgradation is one area, and we should not include when what happens is what happens normally the people when they upgrade the syllabus, they include
those topics which are comfortable to them. No, we should not think in that way. We should think in a more rational way. Syllabus upgradation is a very, very important criteria. And at the same time, normally, the time has come when we have to focus on choice-based grade system, CBCS. It is very important that all the teachers, while upgrading the syllabus, they have to focus on CBCS. And another important area, classroom teaching is very, very important. Your discipline, involvement in classroom teaching, your dedication in classroom teaching, your involvement in classroom teaching, your transparency with the students is something which is going to deliver, which is going to enhance the teaching standards. So timely curriculum delivery is something which is very important to each and every faculty. And I personally feel that if you're honest to students, if you're honest to your own work in classroom, if you're a good classroom teacher, then nobody can beat you. I personally feel that if your concepts are clear, if your ideas are clear, if your thought process is very clean and transparent and smooth, then nobody can stop you. So I think every teacher must, first of all, they must, develop their own skills, and those skills should be timely delivered. So timely delivery of curriculum is something which is very, very important. Another, a very important thing is that, when we talk about feedback and action plan, we must always, we must assess ourselves. We don't need to always assess students, but at the same time, we need to assess ourselves. Where do we stand? We must be very open to feedback from students, from stakeholders, and from different sections of the society. So that is something which is very important. And you must have a very, I personally feel that most of the college teachers, they don't have integration with the DQAC. DQAC is something, your IQAC unit is something which is very important. You must have some kind of an integration, whatever you do. What happens is that normally I've seen in most of the places, teachers don't keep the records. You do a lot of activities, you involve yourself into a lot of things. But when it comes to documentation, the teachers are very, very poor in documentation. So I personally feel that if you really want to enhance the teaching standards, documentation is something which needs to be very, very powerful. You must enhance that skill of proper documentation. Because if proper documentation is not there, then things would not work. Nowadays, when we talk about teaching pedagogies, teaching pedagogies over the years are changing. We have shifted from, I still personally feel that chalk and talk method is the best method. I personally feel that. But still, we have technologies, PowerPoint presentations are there. Students' adaptability is something which we need to take care of. Some students are very comfortable in chalk and talk method. Some students are very comfortable in PPTs. But if you prepare PPTs, my point is that if you are making PPTs, then it doesn't mean that a PPT is made by you 10 years back would still work. You need to upgrade the PPT every year, every 6 months, every 3 months. Whatever changes are required, you must include those changes in your PPT. Otherwise, teachers, what they do is that they prepare a PPT and that PPT runs for 5 years or 7 years or 10 years down the line. I think you must make necessary changes in your PowerPoint presentations. It's an ongoing process. You must continue with that. Another thing is that assignments and tutorials. Assignments are very important. What happens? A generally teacher who doesn't want to teach a topic would distribute that topic in terms of assignment. No, this is a crude, activity of a teacher. Whatever assignments are given, those assignments should be taken up as a discussion in the class. Assignments should not be distributed just for the sake of making a teacher's job easier. No, this is not done. This should not be done. If you do so, you are degrading the teaching standards in that college. My personal observation is that assignment should be given. That's a good idea, and there should be some interactive sessions on that assignment. There should be involvement of teachers and students, and they should discuss. And another, when I talk about assignment, you might belong to different streams, different faculties. Some might belong to economics, some might belong to psychology, to different, there are current topics, current issues of every subject. If anything happens tomorrow,
happens yesterday, and I mean the same thing must be discussed next day in the class. The current issues must be taken in the classroom, because that would keep a class lively. If you are running a if you're teaching on a traditional pattern where current topics are not being taken care of, then I think you are going to prove yourselves to be a boring teacher. No, not at all. I personally feel that assignments, current issues must be regularly should be addressed in the classroom. Another important thing is the case studies. I personally feel that if I say some storyline, some role modeling, some case studies, that a grasping capacity of a student, the student would be very much keen to learn about that. So I personally feel that case studies, more and more case studies, and I sometimes, I personally feel that when teachers take case studies in the classroom, they often take case studies which are foreign-based case studies. No, as Indians, we should develop our own case studies. Why should we quote case studies which has been developed by somebody in Holland or somebody in the USA or somebody in Switzerland? Why can't we have our own case studies? If you remember our journey, the moment we are born, we learn lot of stories from our daddies and nannies. Why can't we quote those stories which are taught to us by our daddies and nannies? So those case studies, those stories will help us to become a better teacher, and the communication between teacher and students will be more powerful. And one more issue, uh, you know, interactive sessions are very, very important for a teacher. And I personally feel that more and more involvement into seminars, workshops, symposium, special lectures, you must involve yourself into more and more seminars and workshops. Your capability should not be confined to your classroom. No, if you want to really contribute in institution building, and I personally feel that you should have an involvement in seminars and workshops so often. You are going to meet people, you're going to interact with the outsiders, you're going to learn from them. At the same time, they are also going to learn from you all. I personally feel that this involvement in seminars and workshops would make you a better teacher. And if you are a better teacher, then you're going to turn students into better teachers. My concept is very clear. If you are a better teacher, then you're going to make a better, responsible workforce for the country. Now, another area. We teachers normally teach what we learn in books. We teachers normally teach and keep on teaching the same whatever we learn in books. Why don't you go to the field? Why don't you have some practical exposure? Your practical exposure will make students more viable. They will ask a lot of you need to teach them something practical. So I personally feel that as a teacher, you must have a lot of industrial visits, a lot of field visits. You should take a lot of research projects. Your involvement into research is very essential. I personally feel that you might be a great teacher. You might be a great, you might have a wonderful delivery in a classroom. That's fine. But if you're poor in research, you must develop your research skills. Take up projects. Write papers. And somebody nowadays people say that I can't write research papers. I'm poor in research papers. Fine. You don't want to write research paper. Write your own blog. Right? Express your own opinions in a blog. Right? Very good idea. Some people are reluctant to write papers. If I write research paper, people are not going to like this. Fine, forget about that. Write your own blog. Let your colleagues read that. This is how you're going to develop your own skills. Research is nobody's a born researcher. We learn from practical exposure. We learn from our exposure with the outside world, and we learn different techniques of research. So my personal opinion is that, like some people who don't know the English language, when they start communicating English, they speak wrong. Doesn't matter. You speak wrong. You write wrong. But at the same time, my point is that this practice of writing wrong would make you one day absolutely perfect. So keep writing your own blog. Keep expressing yourself. And nobody knows you better than anybody else. I personally feel that you are a master of your own skills. You are a master of your own thoughts. And your thoughts are your original thoughts. There's no plagiarism involved in your thoughts.
Normally we talk about plagiarism. Your thoughts are your own thoughts. Whatever you are thinking is originally you are thinking. So nobody can question mark, oh, you have copied my thoughts. Our brain is a very fertile brain. Your brain is a very, very fertile brain. So make it more fruitful. Write something. Involve into more and more reading. Forget about textbooks. There's so many other things to read. So my personal opinion is that involve yourself into research, involve yourself into a blog, and one more thing. Your survival would be very, very difficult if you don't pay yourself, if you don't cope up with the innovations and IT. Your survival would be very, very difficult. I personally feel so, because things are changing very fast. You would not be able to survive if you have a teaching. You are in a teaching profession without having trained with technology. Your survival will be very, very difficult, and you won't be a good teacher. I personally feel that whenever the best opportunity comes of faculty development program, learn technology, learn whatever you want to learn in technology. Make yourself comfortable with computer softwares. I think this is something which will make you, and forget about whether on paper you become stronger. I personally feel that you feel stronger by your personality would grow if you are comfortable with the technology. You yourself would feel strong enough. Normally we talk about empowered. A woman is empowered, a man is empowered. How does a man and woman feel empowered? If you're comfortable with something. So if you know the technology, you can handle the technology. In that case, I personally feel that you will be empowered and with this technology. And if you are empowered with technology, I personally feel that you will be one of the best teachers. I personally feel that you need to focus on this area also. And as a teacher, our job is not to only teach in the classrooms. There are a lot of things that happen beyond classroom. I personally feel that you must involve in a lot of governance committees and responsibilities. When you work in an institution, it is not only for teaching they're hiring you. They want you to contribute in institution building. And how can you contribute into the institution building if you are involved more and more into different committees and governing practices of that institution? So be the part of different committees, contribute whatever best way you can contribute, and this is how you can contribute, you can develop, take a responsibility. If this is an event, I'll handle this event, I'll contribute here. If there's a sports event, I'll take care of this sports event. This is a alumni meet, I'll take care of this alumni meet. I'll conduct this alumni meet. If there's a kind of association somewhere, I'll do that. So this I will do that. Always have a thought. Yes, I'll do that. I can do that. So this is how you can contribute yourself in the governance of any particular college. Now another is a faculty development program. This is very important, and fortunately I'm addressing a faculty development program. These faculty development programs sometimes we seek a certificate के लिए चाहिए. Certificates का कोई मायने नहीं रखता है. Certificates are useless. What you gain. I personally feel that if you attend a FDP program for 10 days, 12 days, or 2 weeks, you might. I'm not saying that every day you're going to gain. Sometimes a delivery might not be good. A teacher may not be good. Whatever he's teaching, you may feel that you already know that. But my point is that if you attend a faculty development program, you are definitely going to learn a lot from that. Your development would be automatic. Your thinking process would change. And the moment your thinking process changes, that is your win. That is how you're going to become a better teacher. So I think these are some of the issues which I wanted to highlight. And another, my point is that which I personally feel that always explore the best practices for the institution. Wherever you work, always explore what best you can do for the institution. What may be the best practices. If you are, for example, hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Always explore the best practices.
I mean, we as a teacher have to be very, very, we are accountable to the society. Very active, very active. We are accountable to the society. We need to be accountable to the system. We need to be accountable to the students. We need to be accountable to the parents. We need to be accountable to the administration. We need to be accountable to the community. So our role as a teacher should be a role model role. And whatever the best character you can develop as a teacher, that I personally feel that you must work in that direction. And this character building is nothing something. It is not something which is built overnight. It is not overnight. I personally feel that you can develop this, by virtue of interactions with the society, by virtue of communication with the different sections of the people, and by there are a lot of things through which you can develop this. So I personally feel that this is how you can become a better teacher. So these were some of the important points which I just wanted to highlight. And this notice came to me just half an hour before my lecture. So whatever best I could deliver, whatever best I could think, I had tried to deliver, because yes, sir. Thank you very much, sir. And you have really given us so many, beautiful and very invigorating, tips, for our teachers, like mocks and that teachers should connect with mocks and all, and teachers should update themselves technically, and पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की, जैसे इकोनॉमी की बात चल रही थी, कि हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मजबूत है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमें अपना कार्य बस केवल ईमानदारी और मजबूती से करना है। और हम जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम खुद क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, खुद चाय बेचें, दूध बेचें, सब्जी बेचें, कुछ भी करें, मतलब कुछ काम करें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम सरकार पे ना थोपें कि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो बेरोजगारी ना दें सरकार को। सरकार की इतनी ज्यादा, मतलब सरकार कहाँ से इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी? आपने जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज की है वो उसको सरकार कहाँ तक कोप अप करेगी, कहाँ तक कोप अप करेगी? और दूसरा सर, आप कह रहे थे इकोनॉमी में चाइना की बात कर रहे थे कि 1950 तक चाइना की पॉलिसी थी, जो मैं मानती हूँ पहले तो उसकी थी मिलिट्री, फिर पॉलिटिकल थी, फिर इकोनॉमिकल थी। पर आज की तारीख में चाइना की पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिकल, और फिर पॉलिटिकल, और फिर मिलिट्री। तो अब वो क्या है, वो वर्ल्ड पावर बनना चाहता है चाइना। तो इस तरीके से इकोनॉमी वो क्रैश करना चाहता है कंट्रीज की। हाँ, तो जरा से ये इससे तो अभी तो रिसर्चेस चल रही हैं सर। तो पर हमारा देश, हम भारतीय, हम लोग ये सोचते हैं कि अब हमने कोरोना के साथ भी जीना सीख ही लिया है, और मुझे लगता है इसके साथ ही आगे भी बढ़ना है, आगे भी जीना है, और सब कुछ कार्य भी करने हैं। और मुझे आई होपफुली फील कि हम सब कुछ अच्छा होगा और हम आगे बढ़ेंगे। और सर, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर इंसाइटफुल लेक्चर। आपने बहुत अच्छे सारे बताए कि कैसे टीचर्स को अपने आप को अपडेट करना चाहिए, सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, और किस तरह से बिल्कुल ऑनेस्टली पढ़ाना चाहिए, और किसी तरह और बच्चों के साथ क्या कहते हैं बातचीत भी करनी चाहिए। और जैसे कि बैग कह रही थी, और आपने बहुत अच्छे से उनको सबको समझाया, और मॉक्स वगैरह के साथ जुड़ना चाहिए, लेक्चर्स लेने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि अब अपडेट करते रहना चाहिए। स्टैग्नेशन किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, स्टैग्नेशन मेक्स वन सिक। स्टैग्नेशन से हर आदमी सिक हो जाता है। तो स्टैग्नेशन की तरह ना होके हम एक फ्लोइंग वाटर की तरह रहें, दैट वी हैव टू फ्लो कंटिन्यूअसली, वी हैव टू फ्लो। और अपने यहाँ के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं, हमारी फैकल्टी भी यही चाहती है सर, कि ये लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। ये लड़कियां, yes sir, the same college. So everybody knows you, everybody knows you here, and our president sir is also with us. I saw him there. Yes. Rajesh Jain ji is with us. I think he would like to say something. Yes, sure. Rajesh Jain ji, Shri Rajesh Jain ji, I think he's not I think he's not audible. He is not hearing. Just convey my regards to him, ma'am. Definitely, sir. So I would once again I will switch over to Nisha Gupta ji to say thanks to Professor.
I would like to give a big thanks our honorable chief guest and speaker of the day and treasure of knowledge, जिसने कि आपने इतना अच्छा खजाना हम टीचर्स को दिया इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए। सर, इसके लिए हम बहुत अधिक आभारी हैं, क्योंकि आपने बताया कि अब हमारे जो आइडियाज हैं वो क्लियर होने चाहिए। वी नीड टू असेस आवरसेल्व्स। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है। अपग्रेड करना चाहिए हमें अपने आप को, और मोर केस स्टडी करनी चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मस्ट बी पावरफुल। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा टूल है। यदि कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स पावरफुल होगा तो शायद हम अपने जो भी हमारा एम है हम उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। दूसरा, टीचर्स जो बुकिश नॉलेज के अलावा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को देनी चाहिए, ताकि उससे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो और अधिक बढ़ेगा। हमें लर्न टेक्नोलॉजी की हमें अधिक से अधिक स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमें भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, क्योंकि अपने जमाने की बात अपने जमाने में ही छोड़ देनी चाहिए। और टीचर शुड बी रोल मॉडल। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया और सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स वास्तव में लाभान्वित हुए होंगे। वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। निशा जी, आप संतोष जी को जरा कहते हैं कि वो श्री राजेश जी को जरा ऑनलाइन कर दे, जिससे कि राजेश जी भी वोट ऑफ थैंक्स दे दें प्रोफेसर कन्हैया आहूजा जी को। मैम एडमिट कर। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स अपनी प्रिंसिपल मैडम को भी देना चाहूंगी, क्योंकि उनकी वजह से आज ये जो हम वेबिनार कराने में सफल हुए हैं सर, और उन्हीं की वजह से हम मिल पा रहे हैं। वास्तव में लाइफ ब्लड ऑफ आवर कॉलेज है, who works tirelessly for the betterment of our institution. Clap for principal ma'am. Thank you. Good. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for inviting me. It was a pleasure, and we'll keep in touch, ma'am. Thank you. Same here, sir. So we look forward to seeing you again in near future. Thank you so very much, sir. So we sign off now. Thank you very much, all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much. I, on behalf of JKP PG College and the organization committee, extended a very hearty vote of thanks to all the chief guests and speakers for sharing with us your valuable findings and opinions today. I would also like to thank Dr. Seema Jain, our principal, for her efforts toward making this program a success. Finally, I would like to thank all the participations. Without your cooperation, the event would not have been possible. Thank you all. Thank you, ma'am.